गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब कुशल पूर्वक होंगे। घर से पढ़ो कार्यक्रम के तहत मैं पिंकी शर्मा आज आपके सामने फिर से अपनी नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज इसमें हम बच्चों शुरू से अपनी वीडियो के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप पर दिए जा रहे कार्य को करते हुए हम अपने शिक्षण संबंधी कार्य को कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम के तहत घर से पढ़ो कार्यक्रम में आज हम कक्षा 10 के लिए अपनी इतिहास की पाठ्य पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 3 खंडों में से खंड 2 में अध्याय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसमें आने वाले इम्पोर्टेंट्स टॉपिक और उनकी हेडलाइन पर आप साथ साथ अंडरलाइन भी करना ताकि वो आपको नोटिस में रहें और उनकी अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। तो बच्चों, अब हम अपनी जो है शिक्षण संबंधी कार्य प्रारंभ करते हैं। आज हम सबसे पहले इस पाठ्य पुस्तक में अध्याय 6 करेंगे, जिसमें काम, आराम और जीवन इसका नाम है। और इसमें हमारा विषय रहेगा समकालीन विश्व में शहर। सन 1880 में दुर्गाचरण राय ने एक उपन्यास लिखा था, देव गानेर मर्त्य आगमन, जिसका अर्थ क्या है? धरती पर देवता उतरे। इस उपन्यास में ब्रह्मा कुछ अन्य देवताओं के साथ कलकत्ता जाने के लिए एक रेलगाड़ी में बैठते हैं। कलकत्ता उस समय के ब्रिटिश भारत की राजधानी था। वर्षा, देव, वरुण इन देवताओं को कलकत्ता की सैर कराते हैं। वर्षा देव जो हैं वरुण, वर्षा के देवता कौन है? वरुण। और वो सभी देवताओं को जो है कलकत्ता शहर की सैर कराते हैं। इस विशाल आधुनिक शहर को देखकर सारे देवता चकित हो गए, हैरान हो गए। वे न केवल रेलगाड़ी बल्कि गंगा के पानी में चलते विशाल जहाज, कारखानों का धुआं, उगलती चिमनियाँ, बड़े बड़े पुल, विशाल स्मारक और नाना प्रकार की चीज़ों से लदी हुई दुकानों को देखकर विस्मित रह जाते हैं। जगमगा रहे महानगरों की चकाचौंध से वे इतने अभिभूत हो जाते हैं कि स्वर्ग के अपने दरबार में भी ऐसा संग्रहालय बनाने का निर्णय तक कर लेते हैं। बेटा, इस उपन्यास में जो है एक उपन्यास के बारे में आपको इस अध्याय में बताया जा रहा है, जिसमें कि धरती पर देवता उतरे, ये उसका नाम है। और ब्रह्मा जी जो है कुछ देवताओं के साथ यहाँ आते हैं और उनको सैर कौन करवा रहे हैं? वरुण देवता। आगे उन्होंने जब शहर की चकाचौंध देखी तो वो इससे अभिभूत हो जाते हैं और स्वर्ग में भी अपने दरबार में भी ऐसा ही एक संग्रहालय बनाने का फैसला कर लेते हैं। 19वीं सदी के कलकत्ता में नए नए मौक़ों की भरमार थी। वहाँ व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा और नौकरियों के एक से बढ़कर एक अवसर सामने आ रहे थे। लेकिन देवतागण इस शहर की एक चीज़ से बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें यहाँ के ठग और चोरों, भयानक गरीबी, असंख्य लोगों के दृढ़ बेनुमा मकानों को देखकर उन्हें बड़ा दुख होता है। ब्रह्मा जी खुद ऐनक खरीदने के चक्कर में ठगे जाते हैं। जब वे जूते खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं तो यह देखकर बड़े ही हैरान हो जाते हैं कि सारे दुकानदार एक दूसरे को धोखेबाज बता रहे हैं। सारे देवता जाति, धर्म, औरत, मर्द के फर्क को देखकर बहुत ही परेशान थे। सभी देवता किस चीज़ को देखकर परेशान थे? जाति, धर्म, औरत मर्द का फर्क, इन सब चीज़ों से वो बड़े ही परेशान थे। जो भेद अब तक कुदरती और सामान्य दिखाई देते थे वे टूटते दिखाई दे रहे थे। दुर्गाचरण राय की तरह 19वीं सदी में बहुत सारे लोग शहरों को देखकर हैरान भी होते थे और भ्रम में भी पड़ जाते थे। शहर का जीवन परस्पर विरोधी छवियों और अनुभवों को जन्म दे रहा था। एक तरफ संपन्नता तो दूसरी ओर गरीबी का महासागर था। एक तरफ चमक दमक थी तो दूसरी ओर धूल धकड़ थी। एक और अवसर थे तो दूसरी ओर निराशा थी। यानी कि उन्होंने दोनों ही पहलुओं को इस अध्याय में अपने उपन्यास के माध्यम से बखेरा है। क्या शहर हमेशा ही ऐसे थे
यद्यपि शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही है, लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास 200 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, दुनिया के बहुत बड़े भाग पर उपनिवेशिक शासन की स्थापना और लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, इन तीन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की शक्ल सूरत तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई है। इस अध्याय में शहरीकरण को जन्म देने वाली कुछ प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि आधुनिक शहर कैसे विकसित हुए और शहर के भीतर क्या चलता है। तो बच्चों, हम इस अध्याय में जो है शहरीकरण को जन्म देने वाली कुछ प्रक्रियाएं और उनको समझने का प्रयास करेंगे कि शहरों का विकास कैसे हुआ, कैसे उनका जन्म हुआ और उनके भीतर क्या कुछ चलता है। तो हम आगे चलते हैं। शहर की विशेषताएं, हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है? शहर की विशेषताएं। आइए सबसे पहले इस बात पर ही विचार करें कि एक तरफ शहरों और दूसरी ओर गांव कस्बों के बीच हम क्या फ़र्क देखते हैं। और निपुर और मोहनजोदड़ो जैसे शुरुआती कस्बे और शहर नदी घाटियों के आसपास विकसित हुए हैं और वे अपने समय की अन्य इंसानी बस्तियों, आबादियों से बड़े थे। प्राचीन शहर केवल तभी बच सकते थे जब बहुत सारे ऐसे लोगों के भी भोजन का प्रबंध किया जा सके जो खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य काम करते हैं। राजनीतिक सत्ता, प्रशासकीय नेटवर्क, व्यापार, उद्योग, धार्मिक संस्थानों और बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र आमतौर पर शहर ही होते थे। शहरी इलाके कई तरह के हो सकते हैं। कहीं समय समय पर लगने वाले बाजार होते हैं तो कहीं स्थायी बाजार होते हैं। तो दूसरी ओर ऐसे छोटे कस्बे भी होते हैं जो बाजार के साथ साथ कानून, प्रशासन और धार्मिक गतिविधियों के भी केंद्र हैं। शहरों के आकार और जटिलता में बहुत फर्क होता है। राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र प्राय शहर ही होते हैं। वे दस्तकारों, व्यापारियों और धार्मिक अधिकारों को भी आश्रय देते हैं। शहर घनी आबादी वाले आधुनिक किस्म के महानगर भी हो सकते हैं, जहां से एक पूरे क्षेत्र के राजनीतिक और आर्थिक कामों को देखा जाता है, जिनकी आबादी बहुत बड़ी होती है। क्या आप भारतीय इतिहास में इन श्रेणियों के सही उदाहरण ढूंढ सकते हैं? जैसे कोई धार्मिक केंद्र, एक बाजार, शहर, कोई अक्षत्रिय राजधानी, एक महानगर, उनमें से किसी एक के इतिहास के बारे में आप पता लगाएं। दूसरा, इसमें कुछ नए शब्द आए हैं। नए शब्द जैसे महानगर और शहरीकरण। महानगर से अभिप्राय है किसी प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाला वह शहर जो प्राय वहाँ की राजधानी भी होता है। महानगर समझे। तो आगे है शहरीकरण। किसी शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया शहरीकरण कहलाती है। इस अध्याय में हम आधुनिक विश्व में शहरीकरण के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। महानगरीय विकास के उदाहरण के तौर पर हम दो आधुनिक शहरों लंदन और मुंबई का विस्तार से अध्ययन करेंगे। लंदन दुनिया का सबसे बड़ा महानगर है और 19वीं सदी में साम्राज्यवादी केंद्र रहा है। बम्बई भारतीय महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक शहर है। इंग्लैंड में औद्योगिकरण और आधुनिक शहर का उदय। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने शहरीकरण के स्वरूप पर बहुत ही गहरा असर डाला है। इसके बावजूद 1850 के दशक तक भी, यानी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने के कई दशक बाद तक भी, ज़्यादातर पश्चिमी शहर मोटे तौर पर ग्रामीण किस्म के शहर ही थे। लीड्स और मैनचेस्टर जैसे प्रारंभिक उद्योगों शहर 8वीं सदी के आखिर में स्थापित किए गए। कपड़ा मिलों के कारण प्रवासी मजदूरों को बड़ी संख्या में आकर्षित कर रहे थे। 1851 में मैनचेस्टर रहने वाले 3/4 से ज़्यादा लोग ग्रामीण इलाकों से आए प्रवासी मजदूर थे। अब जरा लंदन को देखो। 1750 तक इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था। यह एक महाकाय शहर था जिसकी आबादी 6,75,000 तक पहुंच चुकी थी। 19वीं शताब्दी में लंदन इसी तरह फैलता रहा। 1810 से 1880 के बीच 70 सालों में उसकी आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख यानी कि 4 गुना हो चुकी थी। हालांकि लंदन में विशाल कारखाने नहीं थे, फिर भी प्रवासी आबादी चुंबक की तरह उसी की तरफ खींची चली जा रही थी। गैरेथ स्टेडमैन जोन्स के शब्दों में 19वीं शताब्दी का लंदन क्लर्कों और दुकानदारों, छोटे पेशेवरों और निपुण कारीगरों, कुशल व शारीरिक श्रम करने वालों की बढ़ती आबादी, सिपाहियों, नौकरों, दिहाड़ी मजदूरों, फेरी वालों और भिखारियों का शहर था।
लंदन की गोदी के अलावा मुख्य रूप से 5 तरह के बड़े उद्योगों में बहुत सारे लोगों को काम मिला हुआ था। ये उद्योग कौन कौन से थे बच्चों? ये उद्योग थे परिधान और जूता उद्योग, लकड़ी और फर्नीचर उद्योग, धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग, छपाई और स्टेशनरी उद्योग तथा शल्य चिकित्सा उपकरण, घड़ी जैसे स्टिक माप वाले उत्पादों, कीमती धातुओं की चीज़ें बनाने वाले उद्योग इत्यादि। पहले विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान लंदन में मोटर कार और बिजली के उपकरणों का भी उत्पादन होने लगा और विशाल कारखानों की संख्या बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि शहर की 3/4 नौकरियां इन्हीं कारखानों में सिमट गई। 1.2 हाशिए के समूह। जैसे जैसे लंदन बढ़ा वहाँ अपराध भी बढ़ने लगे। कहते हैं कि 1870 के दशक में लंदन में कम से कम 20,000 अपराधी रहते थे। इस दौर की आपराधिक गतिविधियों के बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं क्योंकि उस समय अपराध व्यापक चिंता और बेचैनी का कारण बन चुके थे। पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित थी, परोपकारी समाज की नैतिकता को लेकर बेचैन थे और उद्योगपति परिश्रमी और अनुशासित मजदूर वर्ग चाहते थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ अपराधियों की गिनती की गई, उनकी गतिविधियों पर नज़र की जाने लगी और उनकी ज़िंदगी के तौर तरीकों की जांच की जाती थी। 19वीं सदी के मध्य में हेनरी मैह्यू ने लंदन के मजदूरों पर कई किताबें लिखी। उन्होंने ऐसे लोगों की एक लंबी सूची भी बनाई जो अपराधों से ही अपनी आजीविका चलाते थे। अपराधियों की इस सूची में दर्ज बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो मकानों की छतों से शीशा तक चुरा लेते थे, दुकानों से खाने की चीज़ें भी उठा लेते थे, कोयले के ढेर उठा ले जाते थे या बाड़ों पर सूखे कपड़े भी उठा ले जाते थे। दूसरी ओर ऐसे अपराधी भी थी जो अपने धंधे में माहिर थे, जिन्हें अपराधों की पूरी सफाई से अंजाम देने अच्छी तरह से आता था। लंदन की सड़कों पर ठगों और जालसाजों, जेब कतरों और छोटे मोटे चोरों की बहुत भरमार थी। जनता को अनुशासित करने के लिए शासन ने अपराधों के लिए भारी सजाएं तय कर दी और जो लायक गरीब थे उन्हें रोजगार देने का इंतजाम शुरू कर दिया। 18वीं सदी के आखिर में और 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में फैक्ट्रियों में बहुत सारी औरतें भी काम करती थी। जैसे जैसे तकनीकी में सुधार आया, कारखानों में औरतों की नौकरियां छिनने लगी और वे घरेलू कामों में सिमट गई। 1861 की जनगणना से पता चला कि लंदन में लगभग 2.5 लाख घरेलू नौकर हैं। उनमें औरतों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उनमें से अधिकांश हाल ही के शहर में आई थी। बहुत सारी औरतें परिवार की आय बढ़ाने के लिए अपने मकानों का भी इस्तेमाल करती थी। वे या तो किसी को भाड़े पर रख लेती थी या घर पर ही रहकर सिलाई, बुनाई, कपड़े धोने, माचिस बनाने जैसे काम करती थी। 20वीं सदी में हालात एक बार फिर बदले जब औरतों को युद्धकालीन उद्योगों और दफ्तरों में काम मिलने लगा तो वे घरेलू काम छोड़कर फिर से बाहर निकलने लगी। बहुत सारे बच्चों को भी मामूली वेतन के लिए कामों पर भेजा जाने लगा। बहुधा उनके माँ बाप की भी उन्हें काम पर भेजते थे। 1880 के दशक में द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक लिखने वाले पादरी एंड्रयू मियर्स ने इस बात पर रोशनी डाली कि लंदन के अल्प वेतन कारखानों में मजदूरी करने की बजाय अपराध की ज़्यादा फायदेमंद क्यों है। माना जाता है कि 7 साल का एक बच्चा चोरी चकारी करके हर हफ्ते आराम से 10 सीलिंग 6 पेंस कमा लेता है। अगर इसी उम्र का कोई लड़का उस चोर के बराबर कमाना चाहे तो उसके लिए उसे हफ्ते में माचिसों के 56 डिब्बे यानी रोजाना 1296 माचिस बनानी पड़ेंगी। 1870 के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून और 1902 से लागू किए गए फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों में बाहर रखने की व्यवस्था लागू कर दी गई। 1.3 आवास। औद्योगिक क्रांति के बाद लोग बड़ी संख्या में शहरों की तरफ रुख करने लगे तो लंदन जैसे पुराने शहरों में नाटकीय रूप से बदलने लगे। फैक्ट्री या वर्कशॉप मालिक प्रवासी कामगारों को रहने की जगह नहीं देते थे। फलस्वरूप जिनके पास जमीन थी ऐसे अन्य लोग ही इन आगंतुकों के लिए सस्ते और सामान्यतः असुरक्षित टेनेमेंट्स बनाने लगे। यूं तो गांव में भी गरीबी खूब थी लेकिन शहरों में तो बहुत घनी और साफ दिखाई पड़ती थी। 1887 में लिवरपूल के एक जलपोत मालिक चार्ल्स बूथ ने लंदन के ईस्ट एंड में लंदन के ही अल्पकुशल मजदूरों को पहला सामाजिक सर्वेक्षण किया। उन्होंने पाया कि लंदन के कम से कम 10 लाख आबादी बहुत ही गरीब है और उनकी उम्र 29 साल से ज़्यादा नहीं है। बुथ ने पाया कि इन मजदूरों के विकास, वर्कशॉप, अस्पताल, पागल खाने में मरने की संभावना ज़्यादा है। कुछ समय तक शहर के खाते पीते बाशिंदे यही मांग करते रहे कि झोपड़पट्टियों को साफ कर दिया जाना चाहिए।
लेकिन धीरे धीरे लोग इस बात को समझने लगे कि शहर के गरीबों के लिए भी आवास इंतज़ाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली इस प्रकार बच्चों, आज हमने अपनी वीडियो में ये अध्याय 6 का भाग 1 किया है। अब इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले भाग को करेंगे। तब तक आप सब बच्चे इसके इंटरनल क्वेश्चन छांट कर अपनी नोटबुक में लिखें और उनको अच्छे से याद करें। धन्यवाद बच्चों।